हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बहुत दिन से वीडियो बनाने का। आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाला हूँ और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि पाइपिंग में और इक्विपमेंट में मीन्स कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी इंटरव्यू हो, वो गल्फ़ का हो या इंडिया का हो, ये सब क्वेश्चन आंसर जो है आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे अक्सर आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस, गल्फ़ इंटरव्यू एंड एजुकेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलिए कुछ नया आज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये है सिंपल सा गेट वाल्व और इसमें मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो है पहले सबसे ऊपर ये 3 लिखा है, मतलब ये 3 इंच का है। और उसके बाद ये 300 लिखा है ना, 300 मतलब इसका क्लास है वाल का 300। WCB मतलब इसका मटेरियल का डिटेल्स है, ये KSB कंपनी का नाम है। और इधर में सीरियल नंबर कुछ लिखा हुआ है। देखिए, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये वाल को आप इधर से चाहे इसको घुमा के भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए सिंपल मैनुअल है, हैंडल ऑपरेटेड वाल है। इसको आप हैंडल को ऑपरेट करके आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्लैंड। इसके अंदर में ग्लैंड पैकिंग होगा। जब रनिंग कंडीशन में क्या है ना, ये ग्लैंड क्यों दिया गया है, ये सीलिंग का काम करता है। इसके अंदर में जो इसके पाइप के अंदर से जो मटेरियल फ्लो होगा, पाइप के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो होगा, जब इधर से चाहे इधर से आएगा ना, तो यहाँ से लीकेज होने की चांस रहता है। इसके लिए यहाँ पे ये ग्लैंड दिया जाता है, जैसे कि इस पर लीकेज ना हो। और कभी कभी क्या होता है, मेंटेनेंस के समय अगर लीकेज थोड़ा मोड़ा हुआ ना, तो ये ग्लैंड को यहाँ से टाइट करेंगे तो लीकेज बंद हो जाता है। अगर इससे भी नहीं हुआ ना, तो इसको यहाँ से खोल के इसका अंदर से ग्लैंड पैकिंग जो है वो निकाल के उसको रिप्लेस करके फिर टाइट किया जाता है। और देखिए, ये मैनुअल है, हैंडल ऑपरेटेड है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ओपन का डायरेक्शन लिखा है। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा, हाँ ओपन है। ये एरो से साइन दिया है, मतलब ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो ओपन होगा, ऑपोजिट में ये क्लोज होगा, ठीक है। और इसका ही देखिए गेट वाल्व का क्या है, ये सडनली क्लोज और सडनली ओपन कर सकते हैं। और इसको कोई भी डायरेक्शन से लगाए, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, गेट वाल्व का मैं एक दूसरा आपको दिखाने जा रहा हूँ, मोटर ऑपरेटेड। वो कैसा होता है, चलिए वो भी आप देख लीजिए। देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना अभी, ये वाला है गेट वाल्व भी है, 3 इंच का ही है। देखिए इसमें भी सेम लिखा होगा 3 इंच 300 क्लास WCB KSB, ठीक है। लेकिन ये मोटर ऑपरेटेड है, देख रहे हैं। देखिए ये मोटर का डिटेल्स दिया हुआ है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। मोटर ऑपरेटेड मतलब ऑटोमेटिक, अपना कंट्रोल रूम से इसको रिमोट के थ्रू से इसको कंट्रोल कर सकता है। देखिए यहाँ पे सब सिंबल दिया रहता है, रिमोट कंट्रोल, लोकल कंट्रोल, ठीक है। ये ऑन ऑफ स्विच है, जिधर रखेंगे उधर से, मतलब ये मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। ओपन क्लोज, ये ओपन रहेगा तो ये लाइट जलेगा, क्लोज रहेगा तो ये लाइट जलेगा, ठीक है। देखिए इसमें भी कोई एरो नहीं है। और यहीं पे अगर ये ग्लोब वाल होता ना, तो इसमें एरो ज़रूर होता। चलिए मैं आप ग्लोब वाल के पास लेके जाता हूँ और उसमें एरो है कि नहीं वो भी आपको दिखाता हूँ, डायरेक्शन एरो। देखिए अभी जो आपके सामने है, ये ग्लोब वाल है। इसको नीचे जो है ना, इससे आप समझ जाएंगे, ये ओवल होता है थोड़ा, ठीक है। और इसमें देखिए एरो है, देखिए ये फ्लो डायरेक्शन जिधर रहेगा ना, उधर ये एरो को लगाने पड़ेगा, तभी इसमें आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये ग्लोबल कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और सब फंक्शन एक ही है, इसमें भी मोटर लगा हुआ है, मोटर ऑपरेटेड है। और ये भी 3 इंच का है, 300 क्लास है। सेम जो डिस्क्रिप्शन था, अभी जो 3 इंच का आपको दिखाया, ये भी 3 इंच का, ये सेम है, लेकिन ये मोटर ऑपरेटेड ये भी है। देखिए इसमें भी ये इंडक्शन मोटर लगा हुआ है ना,
और इधर में ये स्विच है, यहाँ पे ऑफ है। इधर करेंगे तो रिमोट कंट्रोल आएगा, इधर करेंगे तो मैनुअल कंट्रोल आएगा। देखिए 3 स्विच है, ओपन रहेगा तो ये लाइट जलेगा, क्लोज में ये, स्टॉप में ये। मेरा एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि पाइपिंग में थिकनेस कैसे चेक किया जाए या फिर शेड्यूल क्या होता है, थिकनेस कैसे जाने, मटेरियल डिस्क्रिप्शन कैसे जाने। तो एक्चुअली इसके ऊपर मेरा आइसोमेट्रिक के ऊपर में मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ कि पाइपिंग में थिकनेस कैसे जाना जाता है, कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। चलिए अभी एक आइसोमेट्रिक आपके सामने मैं लाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें थिकनेस चेक करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए अभी मैंने मेरे सामने एक आइसोमेट्रिक खोल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा जूम करके अभी आपको बिल ऑफ मटेरियल्स का डिटेल्स दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है देखिए, पाइप ASTM A106 ग्रेड B शेड्यूल 20। उसके बाद है सीमलेस NSIB 36.10 NIBR, मतलब नॉन IBR पाइप है। तो देखिए ये जो शेड्यूल 20 है ना, यहीं से आपको निकालना पड़ेगा कि इसका थिकनेस क्या है। एक्चुअली पाइपिंग में थिकनेस को शेड्यूल से डिनोट किया जाता है। पाइपिंग में थिकनेस जो है शेड्यूल से डिनोट किया जाता है। तो उसमें क्या है, शेड्यूल जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि इसका थिकनेस कितना है। तो उसका एक चार्ट भी है शेड्यूल का, शेड्यूल वाइज उसमें थिकनेस लिखा रहता है। एक चार्ट है, आपको कहीं से भी ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, कहीं से भी ले सकते हैं। उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कितना इंच का पाइप है। चले हाँ, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कितना इंच का पाइप है। देखिए ये जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ ये 200 और 250 नीचे लिखा है ना। चलो 200 देखते हैं। 200 मतलब ये mm में लिखा हुआ है, 200 मतलब 8 इंच का ये पाइप है। तो चलिए अब लिस्ट में जाके हम चेक करते हैं 8 इंच का पाइप का शेड्यूल 20 का थिकनेस क्या होता है। देखिए अभी जो आपके सामने ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है नॉमिनल वॉल थिकनेस का चार्ट। अब वॉल थिकनेस और पाइपिंग का जो थिकनेस है उसको ही वॉल थिकनेस बोला जाता है एक्चुअली। तो चलिए अभी हम लोगों को क्या देखना था, 8 इंच पाइप और शेड्यूल 20 का थिकनेस कितना है। तो चलिए मैं जूम करके मैं 8 इंच पाइप पे चलता हूँ। 8 इंच पाइप, देखिए 8 इंच पाइप में आ गया। इसमें ये चार्ट में बहुत सारा लिखा रहता है, देखिए OD ID हाँ सब कुछ लिखा रहता है। तो देखिए 8 इंच में मैं एरो से दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें आउटसाइड डायमीटर मतलब OD है 219.07, ठीक है। और शेड्यूल 5S से पाइप का थिकनेस शुरू होता है। देखिए 5S का कितना है 2.77, 10S का है 3.76 और शेड्यूल 10 का नहीं दिया हुआ है, शेड्यूल 20। अब देखिए शेड्यूल 20 में है क्या दिया हुआ है 6.35। यस, ये जो मैं दिखा रहा हूँ एरो से यही इसका थिकनेस है। 8 इंच का पाइप का शेड्यूल 20 का थिकनेस है 6.35। तो ये चार्ट आप इसको एक काम करें, ये स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन में इजीली ये चार्ट अवेलेबल भी है, गूगल से डाउनलोड करके आप इसको स्कैन करके लेमिनेशन करके अपने पास रख सकते हैं। पाइपिंग फिटर हो, फैब्रिकेटर हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़रूरी का सामान है। इसमें देखिए शेड्यूल 5S से लेके शेड्यूल 160 स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग तक है, मतलब डबल एक्सेस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, वहाँ तक का थिकनेस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसको अगर चेंज करेंगे, देखिए टर्न करेंगे तो इधर में आपको और भी बहुत कुछ सामान जानने को मिलेगा। देखिए इधर क्या देखने को मिलता है इसमें चार्ट में, देखिए इधर भी साइज है। उसके बाद CF, पाइप का CF, पाइप का OD 90 डिग्री शॉर्ट रेडियस, 90 डिग्री लॉन्ग रेडियस, 45 डिग्री लॉन्ग रेडियस, ठीक है। इसमें सबका आपको एल्बो सेंटर मिलेगा, T का सेंटर माने मिलेगा, ठीक है। स्टब 150 फ्लांज वगैरह का जो है वो सबका लेंथ मिलेगा। तो इसमें फ्लांज का भी देखिए 150 से रेटिंग से शुरू होता है फ्लांज और 2500 रेटिंग तक का फ्लांज होता है,
तो अभी जो मेरा सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि मैं पाइपिंग में सर आइसोमेट्रिक से कैसे मैं निकालूं थिकनेस क्या होता है, तो होप मैंने उसका आंसर दे दिया है। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा और जो वीडियो दिया हुआ है, तीन वीडियो मैंने बनाया आइसोमेट्रिक के ऊपर में, उसको जाके आप देख लें तो आइसोमेट्रिक का कोई भी क्वेरी आपका मन में नहीं रहेगा। चलिए फिर से मैं आइसोमेट्रिक में आ गया हूँ बिल ऑफ मटेरियल में। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि देखिए शेड्यूल 20 का 8 इंच मतलब 200 मतलब 8 इंच का थिकनेस क्या होता है। और इसमें और एक चीज़ है, देखिए मैंने ASME कोड ASTM कोड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें मटेरियल का डिस्क्रिप्शन कैसे जानेंगे, चलिए जब मैं इस पेज पे हूँ तो बता ही देता हूँ। देखिए ASTM कोड का हिसाब से इसका SS का, CS का, LTCS का और हर एक मटेरियल का कोड अलग अलग है। तो ये जो है ASTM A106 ग्रेड B मतलब ये CS का मटेरियल है और इसमें ग्रेड ABC 3 होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमको चाहिए वो ग्रेड B का चाहिए, ठीक है। तो चलिए जब आइसोमेट्रिक है सामने तो इस पर और क्या क्या है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बहुत सा आइसोमेट्रिक में देखिएगा आप यहाँ पे 200 लिखा है ना साइज में, वहाँ पे इंचेस में लिखा रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 200 मतलब ये mm में दिया हुआ है, 25.4 से डिवाइड कर लो तो आपको इंच निकल जाएगा। तो वैसे देखिए फिटिंग्स में पाइप का बता दिया, वैसे देखिए डिस्क्रिप्शन में और नीचे चलते हैं। ये देखिए एल्बो का लिखा हुआ है, एल्बो 90 डिग्री ASTM A234 ग्रेड WPB शेड्यूल 20, इसमें भी शेड्यूल होता है। देखिए शेड्यूल 20 शेड्यूल का हिसाब से इसका थिकनेस होता है, प्लस इसमें क्लास का हिसाब से इसका मेन जो फ्लैंज का जो बाहर साइड का जो वाल टू वाल डायमीटर होता है ना वो थिकनेस, अगर 150 का फ्लांज है तो वो कम थिकनेस का होगा, अगर 2500 रेटिंग का क्लास है तो ज़्यादा थिकनेस का होगा, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है। देखिए रिड्यूसर का भी नीचे लिखा हुआ है। तो मेन फंडा जो है आपको कैसे पता चलेगा, जैसे देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे 5 6 करके देखिए सीरियल नंबर कितना तक है, 9 तक है, जितना रहता है आइसोमेट्रिक में कहीं ज़्यादा कम। तो आपको कैसे मालूम चलेगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। चलिए आइसोमेट्रिक में ड्राइंग की तरफ में आते हैं। ड्राइंग में आएंगे तो देखिए ये जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, देखिए ये 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 मतलब ये एल्बो का डिस्क्रिप्शन आपको 3 में मिलेगा। उसके बाजू में देखिए ये 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ 2 नंबर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 नंबर में आ गया तो देखो एल्बो का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हाँ एल्बो 90 डिग्री ASTM, जो भी एल्बो का डिस्क्रिप्शन है, साइज है, सब लिखा हुआ है, क्वांटिटी हमको कितना चाहिए आइसोमेट्रिक में लिखा हुआ है। और अगर 1 नंबर में आएंगे तो देखो पाइप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो वैसे जो आइसोमेट्रिक होता है ना, आइसोमेट्रिक में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सपोर्टिंग से लेके A to Z सब डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। जैसे ये फ्लैंज है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे ये बता देता हूँ। जैसे चलो जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, F5V6G7, इसका मीनिंग क्या है, ये भी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये F5V6G7 का मीनिंग क्या है। देखिए सिंपल है, F5 मतलब फ्लैंज का डिस्क्रिप्शन 5 नंबर सीरियल नंबर में मिलेगा, B6 मतलब बोल्ट का डिस्क्रिप्शन 6 नंबर में मिलेगा, G7 मतलब गैस्केट का डिस्क्रिप्शन 7 नंबर में मिलेगा। और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइसोमेट्रिक बहुत ही ईजी होता है। और आपको अगर ना समझ में आए आइसोमेट्रिक का कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट करें, और मेरा जो वीडियो पहले से बना हुआ है उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्शन में पाइपिंग फैब्रिकेशन में पाइप फिटर फैब्रिकेटर जो टूल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स जो है और उस टूल्स से क्या चेकिंग होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। उससे पहले मैं बोल दूं, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको मैकेनिकल, पाइपिंग, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट
सबका ऊपर एक ओवरऑल एक्सपीरियंस हो जाएगा, ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा और आप कोई भी तरह का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, कोई भी तरह का इंटरव्यू दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब 1 बाय 1 पाइप फिटर का टूल्स जो काम में यूज होता है उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टूल्स मेरे पास है वो है राइट एंगल। देखिए ये है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री में है। इससे हम पाइपिंग में जो एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, फिटअप के दौरान हो, चाहे फ्लैंज का हो, चाहे कोई भी तरह का फेस हो उसका, हर चीज़ इसको चेक कर सकते हैं। स्ट्रेटनेस चेक कर सकते हैं और ये एंगल भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर 90 डिग्री में हुआ कि नहीं हुआ वो हम देख सकते हैं। देखिए ये जो पूरा 90 डिग्री है उसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए और एक मेरे पास एक छोटा राइट एंगल है, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे करें, पकड़ें, ये राइट एंगल है। देखिए कोई भी बॉडी में जैसे राइट एंगल कैसे पकड़ते हैं, तो बॉडी में ऐसे टच करना पड़ेगा। टच करके देखिए पूरा टच हो गया ना, बॉडी इधर भी टच है, ऊपर भी टच है, मतलब ये परफेक्ट है, ये 90 डिग्री है। ऐसे 1 बाय 1 सब टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप आगे बने रहें। नेक्स्ट जो पाइपिंग में या कंस्ट्रक्शन में चाहे इक्विपमेंट में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और लेवल चेक करने के लिए वो है स्प्रिट लेवल। देखिए अब जो मैं आपके सामने जार लेके आ रहा हूँ ये है स्प्रिट लेवल। इसमें देखिए ये इसमें जो है ये छोटे से इसमें एक वाटर है, देखिए पानी है, और इसी से हम लेवल इसका सरफेस चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और 45 डिग्री एंगल दोनों चेक कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल चेक करना है, देखिए अगर ऐसे रखेंगे, देखिए अभी ये टेढ़ा है, देख रहे हैं पानी इधर है, अगर ये परफेक्ट होगा तो ये दोनों दाग के बीच में ये वाटर आएगा। देखिए अभी दोनों दाग के बीच में है ना, देखो ये परफेक्ट प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल है, परफेक्ट। अगर हमको वर्टिकल चेक करना हो तो हम इसको वर्टिकल खड़ा करेंगे। देखिए इसमें भी वाटर लेवल है, इसमें देखिए ये लेवल अभी ऐसे दिखा रहा है, देखो मतलब ये और ऐसे उठना चाहता है। अगर ऐसा देखिए ये परफेक्ट, अगर ये सेंटर में आ गया, देखो ये सेंटर में आया, मतलब ये परफेक्ट है। वैसे ही एंगल चेक कर सकते हैं, देखिए 45 डिग्री का है, अगर ये 45 डिग्री में आएगा तो ये पूरा सेंटर में आएगा। देखिए ये वाटर लेवल जो है दिख रहा होगा आपको, देखिए सेंटर में आ गया ना, मतलब ये 45 डिग्री है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स है फिटर फैब्रिकेटर लोगों के लिए। कोई भी इक्विपमेंट हो, पाइपिंग हो, फिटअप के दौरान या फिटअप के बाद में भी इंस्पेक्शन के समय ये बहुत ही काम आता है। इसको ऐसे रख के इसका स्ट्रेटनेस चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पूरा है कि नहीं है, लेवल में पूरा है कि नहीं चेक कर सकते हैं, कितना अप होगा डाउन होगा, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे पकड़ा है मैंने, ठीक है, इधर है तो ऐसे उठाएंगे ना, ऐसे डाउन करेंगे, वो इधर से समझ में आ जाएगा। अगर देखिए डाउन करेंगे तो और बिगड़ रहा है, अगर ऐसे हल्का डाउन करेंगे तो देखिए ये अभी सेंटर में आ गया, ये मतलब ये परफेक्ट है। तो ये टूल्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल्स है कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए इसके बाद और नेक्स्ट कुछ और टूल्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए अभी जो मैंने कुछ टूल्स, 2 टूल्स आपको दिखाए, इसके अलावा भी बहुत सारा टूल्स जो है ज़रूरत पड़ता है। तो आगे वीडियो में मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली जब काम चलेगा सेम आपको वहाँ से लेकर मैं वीडियो क्लिप लेकर दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं टूल्स को। और भी बहुत सारा टूल्स है, जैसे सेंटर पंच है, उसके बाद हैमर होता है, और हैमर भी 2 तरह का होता है, एक मेटालिक नॉन मेटालिक, मतलब रबर का भी हैमर होता है, मैंने टेफलन का। और उसके बाद आप वाटर लेवल का इस्तेमाल होता है, सेंटर पंच का इस्तेमाल होता है, प्लम्ब का इस्तेमाल होता है, मेजरिंग टेप का इस्तेमाल होता है। तो ये सब को मैं दिखाऊंगा आपको 1 बाय 1 जब काम चलेगा। तो डायरेक्ट जॉब पे, लोकेशन पे आपको मैं छोटा छोटा क्लिप करके इसका भी आपको दिखाऊंगा टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। और
वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें, पूरा टोटल फैब्रिकेशन का एक्सपीरियंस नॉलेज आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर आप कुछ चाहते कि आपका कोई अगर टॉपिक है, अगर उसके ऊपर वीडियो बनाना है तो आप हमको बताएं, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रहता है आइसोमेट्रिक में वो सेंटर टू सेंटर रहता है। मतलब कोई भी पाइपिंग फिटिंग्स है, अगर वो फ्लैंज है, एल्बो है, तो उसका सेंटर से सेंटर का लेंथ दिया रहेगा। आपको उसका सेंटर जो होता है वो माइनस करने के बाद ही कट लेंथ पता चलेगा, तभी आप उस हिसाब से पाइप काट सकते हैं। तो एल्बो दो तरह का होता है, लॉन्ग रेडियस एंड शॉर्ट रेडियस। और उसका एल्बो सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्ट रेडियस का होता है 1/d और लॉन्ग रेडियस का होता है 1.5/d। पाइपिंग में फैब्रिकेशन के समय जैसे एल्बो सेंटर को याद रखना और एल्बो सेंटर कैलकुलेशन करना,
ज़रूरी है, वैसे ही इसका जो फिटिंग्स होता है, टाइप होता है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि फिटिंग्स एक जैसा दिखेगा, लेकिन एज पर ड्राइंग जो स्पेसिफिकेशन उसका मैच होना चाहिए। तो चलिए, पाइपिंग में यूज होने वाला कुछ फिटिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे पाइपिंग को कहीं पे टर्न लेना है, कहीं पे घूमना है उसको, तो उसमें एल्बो यूज होगा। नॉर्मली लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस दो तरह का एल्बो होता है, और 90 डिग्री 45 डिग्री ये दो एंगल का अवेलेबल होता है। और इस पर साइड कंडीशन कभी कभी आपको जैसा डिग्री का रिक्वायरमेंट वैसा एल्बो बनाना भी पड़ता है। इसके बाद देखिए आ गया जॉइंट। पाइप को जब एक दूसरे के साथ जॉइंट करेंगे ना, तो जॉइंट भी दो तरह का है, दोनों परमानेंट ही है, बट एक रिमूवेबल है, एक रिमूव नहीं हो सकता, परमानेंट फिक्स हो गया, उसको काटना पड़ेगा। जैसे पाइप टू पाइप बट वेल्ड करते हैं, अगर वेल्डिंग कर देंगे, वेल्डेड जॉइंट हो गया, तो वो परमानेंट जॉइंट हो गया, उसको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, दोबारा काटना ही पड़ेगा वो जॉइंट को अगर ज़रूरत है तो। और दूसरा हो गया आपका, ये भी परमानेंट जॉइंट है, इसमें क्या यूज़ करेंगे, फ्लैंज यूज़ करेंगे। दो फ्लैंज पाइप का दो एंड में इधर और इधर लगा देंगे, उसके बाद दोनों को आपस में नट बोल्ट से टाइट कर देंगे, और लीकेज ना हो इसके लिए उसमें गैस्केट यूज़ करेंगे। तो ये भी जॉइंट है, ये फ्लैंज जॉइंट हो गया, और ये जॉइंट रिमूवेबल है, कभी भी आप ज़रूरत है एज पर साइट रिक्वायरमेंट इस रिमूव कर सकते हैं। फ्लैंज भी बहुत तरीके का होता है, जैसे वेल्डिंग फ्लैंज हो गया, आपका लैप जॉइंट फ्लैंज है, SORF फ्लैंज है, सबका यूज अलग अलग है, एज पर साइड कंडीशन जहाँ जैसा यूज होता है वैसा फ्लैंज यूज होता है। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि जॉइंट दो तरह का होता है, एक होता है वेल्डेड जॉइंट जो कि वेल्डिंग करके हम करेंगे पाइप में, और दूसरा होता है फ्लैंज जॉइंट जो कि रिमूवेबल है, ये भी परमानेंट जॉइंट है, लेकिन इसको आप एज पर साइड कंडीशन कभी भी रिमूव कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ड्यूरिंग मेंटेनेंस इसको खोलने की ज़रूरत पड़ता है। और फ्लैंज का रिक्वायरमेंट और भी होता है, अगर उस लाइन में अगर कोई वाल है, वाल भी बट वेल्डेड वाल होता है, डायरेक्ट पाइप में वेल्डिंग भी होता है और फ्लैंज के साथ भी रहता है, तो कभी भी वो वाल को निकालना पड़ा तो फ्लैंज खोल के वाल को निकाल सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। और अगर बट वेल्ड है, वेल्डेड फ्लैंज मतलब वेल्डेड वाल है, तो उसको कटिंग करके ही निकालना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं रहता है। इसके बाद देखिए, अगर कहीं से एक लाइन मेरा जा रहा है, वहाँ से ब्रांच निकालना है, तो उसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो टी इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं टी। मतलब एक लाइन से दूसरा लाइन निकलेगा तो वहाँ पे टी लगाएंगे तो वहाँ से निकलेगा वो लाइन। इसमें भी देखिए टी दो तरह का होता है, एक होता है इक्वल टी और एक होता है नॉन इक्वल टी बाय रिड्यूसिंग टी। देखिए मेन मदर पाइप जो है, हेडर जितना इंच का है, अगर उतना ही इंच का अगर पाइप निकल रहा है उसमें, तो वो इक्वल टी कहलाएगा। अगर जहाँ पर वहाँ पे जो टी यूज होगा वो इक्वल टी। और हेडर जितना इंच का है, मेन जो भी पाइप जितना इंच का है, और जो ब्रांच निकल रहा है उससे कम है, छोटा है, तो उसको रिड्यूसिंग टी वहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसके बाद देखिए, ड्रेन वेंट लगाने के लिए हम लोग को वेल्डोलेट सॉकोलेट की ज़रूरत पड़ता है। वो लगाने के बाद वहाँ से 1 इंच का, हाफ इंच का ऐसा टेपिंग ले सकते हैं। अभी जो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, पाइपिंग फैब्रिकेशन इरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल एंड यूजफुल टॉपिक है, वो है पाइपिंग रोलिंग। पाइपिंग रोलिंग के बारे में अभी हम बात करेंगे। नॉर्मली रोलिंग जो है दो तरीके का होता है, एक हॉरिजॉन्टल रोलिंग, एक और वर्टिकल रोलिंग। पर्टिकुलर ये रोलिंग के ऊपर में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको जाके आप देख लीजिए। 15 मिनट का वो वीडियो है, 15 मिनट में आप समझ जाएंगे
कि रोलिंग क्या होता है, रोलिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं और डिग्री से एमएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, A to Z। आपको कोई तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और चलिए अभी मैं मेरे स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको एक उदाहरण देकर बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रोलिंग के बारे में। एक कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत समय ड्राइंग में एंगल लिख भी देता है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी मेरे हाथ में एक ड्राइंग लगा, उसमें एंगल लिखा हुआ है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं कि हाँ वो कितना डिग्री रोल हो रहा है। और अगर कहीं नहीं लिखेगा, आपको फंडा मालूम रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वो ड्राइंग दिखाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी जो मेरे हाथ में एक ड्राइंग लगा है, यहाँ पे देखिए रोलिंग का डिग्री जो है कैलकुलेट करके दिए हैं। जैसे जैसे मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हॉरिजॉन्टल रोलिंग है और इधर में इस साइड में इसका लेंथ दिया देखिए 171 और इस साइड में दिया है 297। और मैं पहले भी ये बोला हूँ कि अगर दोनों साइड में अगर सेम लेंथ रहता है तो एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। तो चलिए अभी देखते हैं, वो 30 डिग्री लिख दिया ना, इधर में जो एरो से दिखा रहा हूँ, देखिए जहाँ पे हैच टाना हुआ है ना, वहाँ पे वो 30 डिग्री लिख दिया है। तो वो 30 डिग्री कैसे निकला? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए जो भी एंगल हमको निकालना पड़ता है ना, उसका ऑपोजिट को आपको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा और उसका नियर बाई जो है, सामने जो है, उसको आपको बेस समझना पड़ेगा। और उसके बाद आपको P बाई बी और P का वैल्यू और B का वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसको 10 इन्वर्स कर देंगे तो निकल जाएगा कितना डिग्री हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा ड्राइंग बहुत कम दिखता है जहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दे देता है फॉर्मूला, मतलब आपको ज़रूरत नहीं कुछ करने की, वहाँ पे 30 डिग्री दे दिया ऑलरेडी। तो चलिए 30 डिग्री जो सही है गलत है उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक कैलकुलेशन किया है। चलिए कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, जिसको हमको जो साइड का रोलिंग निकालना है उसका अपोजिट वाला, मतलब जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 नंबर हो जाएगा P परपेंडिकुलर, और जो जहाँ 1 लिखा है मैंने ये हो जाएगा बेस। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए P बाई बी परपेंडिकुलर कितना है 171 और बेस कितना है 297। जब इसको हम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 0.575757। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, 10 इन्वर्स करके वो जो वैल्यू निकला है उसको डाल देंगे। 10 इन्वर्स करके वैल्यू को डाल दिया, देखिए 29.92। तो 29.92 आया तो इसको 30 हम समझ सकते हैं, 30 डिग्री। तो देखिए वो एंगल जो यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, एक कैलकुलेट करके हम समझ गए। और ट्रायंगल का टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है, और ये जो सेंटर में जो दिख रहा है, जो एरो से दिखा रहा हूँ, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो इधर साइड वाला कितना होगा 60 डिग्री होगा। वो भी सेम फार्मूला से आप निकाल सकते हैं P बाई बी करके। देखिए मैंने कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्ट वहाँ पे बैठा दिया है। P बाई बी, इसका P कितना था 171 था अगले वाले का P, लेकिन इसका P कितना है 297, B कितना है 171। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो रोलिंग का कभी आए तो ऐसा घबराना नहीं है। ड्राइंग में जो भी लिखा हुआ है पहले तो आप देखना है कि कौन सा एंगल आपको निकालने के लिए बोल रहा है, कौन सा साइड, वो पहले कंफर्म करो। जो साइड का एंगल आपको निकालना है उधर हैच लाइन रहेगा, उससे समझो आप हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। वो आपको कब यूज़ लगाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जब आप रोलिंग के हिसाब से इसको आप फैब्रिकेट करेंगे, जब वो डिग्री में वो एंगल में घूमेगा लाइन, जब इरेक्शन होगा, फैब्रिकेशन होगा, उस समय या टेम्पलेट मोड़ने के समय आपको काम में आएगा। देखिए उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है जो एंगल निकालना है उसका अपोजिट वाला को हम मतलब परपेंडिकुलर पकड़ेंगे और उसका नज़दीक वाला जो है उसको बेस पकड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीके में आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं।
ठीक है। और ऐसे आइसोमेट्रिक का डिटेल्स तो मैंने पहले भी बता दिया है। ये जो सिंबल दिख रहा है, जो एरो है, इसका मतलब हुआ फ्लो डायरेक्शन, नीचे की तरफ फ्लो आ रहा है। यहाँ पे जो है देखिए, ये लेंथ, टोटल लेंथ लिखा हुआ है। तो चलिए, अब जो समझाना था आप अच्छे से समझ गए होंगे मुझे लगता है। अगर फिर भी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है।
पहले थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो रहा है, और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो है तो आप थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, माइंड को शांत रख के देखेंगे तो आप पूरा वीडियो समझ पाएंगे, हर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा। और आजकल के दिन में देखिए सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस, नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यस, कोई भी एक पोस्ट के लिए आपको डेजिग्नेशन पाने के लिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, लेकिन उस पोस्ट में टिके रहने के लिए या फिर स्मूथली जॉब करने के लिए या स्मूथली काम करने के लिए आपको नॉलेज एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो भले आप फ्रेशर्स हैं, बीटेक हो, डिप्लोमा हो या जनरल ग्रेजुएशन किया है, 10+2 किया है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अगर देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई भी फील्ड में आप काम करो उसको आप डीपली उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आप स्मूथली काम कर सकते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन में, मैकेनिकल में, पाइपिंग में या स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में है तो आपको ये सब जो टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने वीडियो में अभी तक डिस्कस किया, इसको आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा और तभी फ़ायदा होगा, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए एक दिन में कोई नहीं सीखता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। आइसोमेट्रिक अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार, उसको बार बार देखो, आप समझो, कोई सीनियर है उससे पूछो, तब समझ में आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो घबराना नहीं है, और एक ही बार में नहीं समझ में तो दोबारा करो, ट्राई करते रहेंगे तो आ जाएगा। और चलिए अभी एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में अभी आया तो मैं बात करते हैं। अभी बहुत समय ये क्वायरी होता है कि अगर ये बोल्ट का साइज 10 mm का है, 12 mm का है, 16 का है, 20 का है, 25 का है, तो उसमें जो स्पैनर है वो कितना लगेगा। स्पैनर का साइज डिसाइड करने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी साइज है बोल्ट का, स्टड का, उसका 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम्स ज़्यादा जो होता है वो स्पैनर लगता है। अगर 10 mm है तो उसमें 16 का, अगर 20 है तो उसमें 30 का स्पैनर लगेगा। मतलब आपको उसके साथ 1.5 टाइम्स डबल लगाना होगा, या फिर 1.5 आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा स्पैनर लग रहा है। और होता है, और हाँ स्पैनर, देखिए स्पैनर दो तरह का होता है, एक होता है डी स्पैनर, एक होता है रिंग स्पैनर। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी स्पैनर के बारे में, हैमरिंग स्पैनर और नॉर्मल जो अपना स्पैनर होता है मैनुअल टाइट करने वाला, दोनों को आपको अभी दिखाऊंगा। जो मैनुअल होता है वो हाथ से ही टाइट होता है, उसमें हैमर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली जो हैमरिंग स्पैनर होता है ना, वो 12 डाया के लिए होता है, मतलब जो 30-32 या उससे ऊपर, ये सब हैमरिंग स्पैनर में आता है। और जो नॉर्मली डी स्पैनर और रिंग स्पैनर, 2 तरह का स्पैनर होता है। चलिए वो भी आपको अभी दिखाता हूँ मैं, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये नॉर्मल रिंग स्पैनर है, ठीक है, और ये जो है इसको डी स्पैनर बोलते हैं। ये डी स्पैनर है, ये रिंग स्पैनर है। और इसका ही देखिए, जैसे ये है हैमरिंग स्पैनर।
हैमरिंग स्पैनर मतलब क्या, ये बॉडी थोड़ा हैवी होता है, इधर में हैमर मार के आप टाइट कर सकते हैं। बड़े डाया का जो बोल्ट होता है उसमें ये स्पैनर का यूज होता है। चलिए सिंपल एक कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको बताया, क्योंकि देखिए बहुत समय क्या होता है ना, आदमी सिंपल सवाल में ही फंस जाता है। डिफ़िकल्ट तो सब जानते हैं, सिंपल सवाल में ही नहीं बोल पाते, फंस जाते हैं। ठीक है ना, इसके लिए दिखा दिया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगा। और बीच बीच में मैं गल्फ़ का वैकेंसी का भी वीडियो बनाता रहता हूँ। जब जैसा कोई अगर अच्छा वैकेंसी, कोई अच्छा कंपनी आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो पे बने रहना पड़ेगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नया वीडियो, अपडेटेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए और एक सिंपल सा चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है, ये है स्टड बोल्ट। ठीक है, इसका क्या है, ये दोनों साइड से देखिए, इसको बोलते हैं स्टड, ये दोनों साइड से खुल जाएगा। देखिए ये है स्टड बोल्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं वाशर, आपको मालूम ही है। तो कल मैं बता रहा था ना, एक्चुअली जो मैं कुछ देर पहले जो आपको बताया, बोल्ट का साइज से स्पैनर को कैसे समझेंगे। तो बोल्ट का साइज अगर मतलब इसका डाया अगर 20 है, 20 mm है, तो इसमें 30 का स्पैनर लगेगा। मतलब ये जो है ना, ये 30 का लगेगा। मतलब क्या, 1.5 टाइम्स ज़्यादा। मतलब आप सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, समझे ना। और अभी जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है हेक्सागोनल बोल्ट। देखिए ये हेक्सागोनल बोल्ट है। इसमें देखिए दोनों साइड से नहीं निकलता है। देखिए एक साइड से इसको खोला, निकल गया। और ये जो है, ये हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6, इसके लिए इसको हेक्सागोनल बोला जाता है। ठीक है, अभी आपको दिखाया था स्टड बोल्ट था, और ये हेक्सागोनल बोल्ट है। ठीक है, और स्पैनर के बारे में तो बता ही दिया है। ठीक है, इसमें देखिए, और इसमें बहुत सारा टाइप्स होता है। इसमें देखिए आधा थ्रेड है, और स्टड बोल्ट में देखिए पूरा थ्रेड है। ठीक है, ये फ़र्क होता है, बेसिक जो फ़र्क है। देखिए स्टड बोल्ट में पूरा थ्रेड है, और इसमें आधा है। ठीक है, इतना इक्विपमेंट के अंदर रहेगा, इतना ये टाइट करेगा इसको। तो ये सब क्या है, जनरल छोटा मोटा कॉमन सी बातें हैं, लेकिन फिर भी ये सब आपको बता रहा हूँ कि आपको आगे चल के मेंटेनेंस में, चाहे प्रोजेक्ट में, आपको दिक्कत ना हो। और अभी जो मेरे हाथ में है, ये है गैस्केट। इसको मेटालिक गैस्केट और स्पाइरल वाउंड गैस्केट भी बोलते हैं। और इसमें देखिए स्पेसिफिकेशन भी लिखा हुआ है, 316L FG, ASME कोड भी लिखा है, B16.20, और इसका क्लास भी है 4 इंच 150। देखिए 4 इंच 150 का है। तो इसमें क्या है, ये जो बॉडी है ना, इसका ये SS का होता है। ठीक है, और ये जो गैस्केट है, 2 फ्लैंज के बीच में लगाते हैं तो लीकेज को रोकता है। लीकेज रोकने के लिए 2 फ्लैंज के बीच में ये गैस्केट को लगाना पड़ता है। गैस्केट का टाइप्स भी है, वो डिपेंड करता है लाइन साइज, लाइन प्रेशर, और जो फ्लूइड उससे फ्लो होगा उसके ऊपर डिपेंड करके गैस्केट को चूज़ किया जाता है। देखिए इसमें जो ये बॉडी है ना, ये SS का है, और ये बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये ग्राफाइट है। हाई टेम्परेचर को रोकने के लिए ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर झेल सकता है। हाई टेम्परेचर में भी लीकेज नहीं आने देगा। ये वाला जो पोर्शन है ग्राफाइट है। ठीक है, और यही जो है, एक बार अगर इसको लगा के आप बोल्ट टाइट कर दोगे तो दोबारा क्या है ना, यही ग्राफाइट जो है ये डैमेज हो जाता है। मतलब एक बार टाइट कर दें तो ये बैठ जाएगा, प्रेस हो जाएगा, इस पर बैठ जाएगा दोनों तरफ से,
तो दोबारा जब आप खोल दोगे इसको तो इसको रीयूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि रीयूज़ करने जाएंगे तो लीकेज आ जाएगा। और मेटालिक गैस्केट हाई प्रेशर लाइन में नॉर्मली यूज होता है, नहीं तो पानी का लाइन ये सब में और भी है, कम दाम का पेपर गैस्केट आता है, वो सब सीट का गैस्केट आता है, ठीक है ना। ये मेटालिक गैस्केट है। और इसमें भी एक चीज़ हाँ बताना भूल गए, इसमें भी क्लास होता है। देखिए ये 150 क्लास का है, कम चौड़ा है ना, ये 4 इंच का 150 क्लास का है। और अगर मैं 4 इंच का 300 क्लास लेगा ना तो इसमें ये थिकनेस ज़्यादा रहेगा। जैसे मेरे पास एक 6 इंच का 300 क्लास का है, दिखाता हूँ। देखिए एक 6 इंच का 300 क्लास है, ये 300 क्लास है, कितना ज़्यादा। देखिए 300 लिखा भी है, ठीक है। 6 इंच 300, ये 300 क्लास है, ये 4 इंच 150 क्लास है। तो जैसे फ्लांज में क्लास होता है ना, वैसे ही गैस्केट में भी क्लास होता है, रेटिंग होता है। और एक सिंपल सा चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इंडस्ट्री में यूज होने वाला ये है, क्या है, ये की है, चाबी है। ये जो मेरे पीछे जो सिलेंडर दिख रहा है ना, ये सिलेंडर को ओपन माने ऑफ करने के लिए ये की है। ये इससे ही आप इसको बंद और चालू कर सकते हैं। ये है मेरे सामने जो पीछे दिख रहा है, ये आर्गन सिलेंडर है। देखिए अब आर्गन सिलेंडर का बात है तो थोड़ा सा वेल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वेल्डिंग नॉर्मली 2 तरह का होता है, एक प्रेशर वेल्डिंग, एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है, जिसमें जो स्पार्क निकलता है ना, जो आग लगता है, आग दिखता है, उसको फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। और जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होता है, जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग, उसमें आपको आग नहीं दिखेगा। नॉर्मली हम लोग जो इंडस्ट्री में नॉर्मली यूज होता है, टीग, मिग, आर्क वेल्डिंग, तो जो टीग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसमें ये जो आर्गन सिलेंडर मेरे पीछे रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल होता है। और जो पीछे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डब्बा, तो जो डब्बा जैसा है, उसमें है डीपी टेस्ट का सामान। डीपी टेस्ट मतलब डाई जो डीपी टेस्ट होता है ना, जिसको डाई पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं, उसमें नॉर्मली 3 चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वो होता है वेल्डिंग का डिफेक्ट देखने के लिए ये टेस्ट होता है, मतलब कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है, पिनवल क्रैक्स, पोरोसिटी, ये सब जो है इससे समझ में आता है ये टेस्ट करने से। रूट का हो या फिर फाइनल वेल्डिंग हो, वेल्डिंग के ऊपर में टेस्ट किया जाता है जो ये डीपी, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो इसमें क्या क्या 3 चीज़ लगता है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो जॉइंट को क्लीन, जो जॉइंट के ऊपर में टेस्ट होना है उसको देखिए, ये है क्लीनर। इससे उस जॉइंट को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करने के बाद बारी आता है पेनिट्रेशन, रेड कलर का होता है, ये लाल कलर का होता है। क्लीनर जो है पानी जैसा होता है, उसके बाद ये है रेड कलर का। तो पहले पानी वाला मीन्स पानी कलर का है, वाइट कलर का नहीं, पानी कलर का होता है, कलरलेस होता है क्लीनर। उसे क्लीन करने के बाद ये रेड वाला जो है, ये उस जॉइंट पे वेल्डेड जॉइंट पे मारना पड़ता है। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, रेड कलर का है। और उसके बाद फिर से क्लीनर से अच्छे तरीके से वो 10 मिनट 20 मिनट ऐसा कुछ टाइम है, होल्ड करने के बाद क्लीनर से फिर से अच्छे से उसको, ये जो डेवलप माने रेड कलर का ये जो पेनिट्रेंट मारा ना, इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद क्या है, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा ये डेवलपर। ये जो होता है वाइट कलर का होता है, वाइट मतलब दूध जैसा सादा, ऐसा सादा, कलरलेस नहीं, वाइट कलर होता है। तो पहले क्लीन किया, फिर उस पर रेड वाला जो पेनिट्रेंट है वो अप्लाई किया, उसके बाद रेड वाले को क्लीन कर दिया, उसके बाद ये वाइट वाला अप्लाई किया। ये करने के बाद अगर उसमें कहीं पिन होल वगैरह कुछ होगा ना, तो ये जो रेड कलर जो अप्लाई किया था मैंने, और जिसको बाद में मैंने क्लीन कर दिया, तो वो क्या है, वहाँ पे वो पॉइंट दिख जाएगा, हल्का सा रेड मार्क आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा वहाँ पे कुछ पिन होल है, वो वेल्डिंग में डिफेक्ट है। ये वेल्डिंग का डिफेक्ट को जानने के लिए ही ये टेस्ट
किया जाता है। ये याद रखने का, ये इसमें आता है 3 ही चीज़ यूज़ होता है। इसको बोलते हैं डीपी टेस्ट, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये क्या है, क्वालिटी का काम है। कभी कभी क्वालिटी रिलेटेड मैंने इंटरव्यू में या फिर कभी कभी पूछ देते हैं इंटरव्यू में एग्जीक्यूशन का भी कि डीपी टेस्ट क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है। तो आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है मटेरियल का भी, एसएस और सीएस कैसे पहचानेंगे आप। नॉर्मली सीएस जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, एसएस जो होता है वाइट कलर का होता है। नहीं तो स्टेनलेस स्टील, कार्बन का परसेंटेज नहीं होता है। अब देखिए सब में स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ रहता है। ब्लैक में भी हल्का ब्लैक कलर है, उसमें भी आपका आईबीआर पाइप है, नॉन आईबीआर पाइप है। आपका सीएस में भी बहुत सारा कैटेगरी है, वो सब पाइप है। तो कभी भी पाइप को उसका स्पेसिफिकेशन मैच करना चाहिए। ड्राइंग में क्या है वही पाइप का बॉडी में लिखा रहना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको देखना है। उसके बाद ही सिलेक्ट करना है कि हाँ ये परफेक्ट पाइप है। और एक टेस्ट होता है क्वालिटी में, पीएमआई टेस्ट। मतलब जो मटेरियल, जैसे एसएस का है पाइप और उसमें मैंने एसएस का जो भी, एसएस का भी बहुत सारा टाइप है, दूसरे फिलर अगर यूज़ कर लिया तो पीएमआई मशीन से टेस्ट करेंगे ना, केमिकल मतलब उसका मटेरियल का कॉम्पोजिशन जब चेक करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें दूसरा मटेरियल यूज हुआ है। तो अगर आप गलती से एसएस में सीएस का फिलर यूज़ कर लो या इलेक्ट्रोड यूज़ कर लो तो वो पीएमआई मशीन से पकड़ा जाता है। मतलब उससे कॉम्पोजिशन पता चल जाता है कि अभी उसमें करंट क्या कॉम्पोजिशन है, तब वो एसएस नहीं रहेगा, उसमें सीएस कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो जो भी हो थोड़ा लेंदी हो गया है लगता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। थोड़ा टाइम देंगे तभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। अगर आपके मन में कुछ इंक्वायरी हो तो आप मेरे पेज पे जाके, मेरे चैनल पे, मेरे कोई भी वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन तो बहुत सारा है इसमें, कॉमन जो बेसिक कुछ क्वेश्चन मैंने टच किया है और बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया, उसको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का कोशिश करूँगा। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी लग गया है, ठंडा है ना इधर में, तो तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हाँ इसको क्लोज करेंगे वीडियो को। तो एक फिर से यही बात बोलेंगे कि देखिए जो भी अभी तक शुरू से एंड तक वीडियो में दिखाया गया है, बोला गया है, उसको समझने का कोशिश करेंगे तो आसान है, समझ जाओगे। कोई भी इंटरव्यू में फेल नहीं होगा। देखो गल्फ इंटरव्यू में या फिर कोई भी इंडिया का भी इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ एकदम कॉमन, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, आप नहीं बता पाएगा तो फेल हो जाएगा। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मैं कतर के लिए इंटरव्यू दे रहा था, शटडाउन का, टरबाइन का ओवरऑलिंग था। तो उस समय मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम था, 2013 की बात है, 13 की। तो मुझे क्या छोटा सा एक टरबाइन का ब्लेड का टुकड़ा दिया क्लाइंट ने। जो रोटर होता है ना, रोटर का जो ब्लेड होता है ना, वो टूटा हुआ एक टुकड़ा मेरे को दिखाया। बोलता कि अच्छा ये बता सकते हैं ये क्या है। मैं बोला ये क्या है, ये तो मैं बोला लगता है ये कोई स्पेशल टूल्स है, मेरे को मालूम नहीं था। वो हंसता है क्लाइंट, बोलता है ये टूल्स नहीं है। टरबाइन देखा है? मैं बोला हाँ देखा है। उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है? मैंने बोला रोटर होता है। बोला रोटर में जो उसका जो ब्लेड्स वगैरह होता है वो कैसा होता है? मैं बताया, तो ये वही है, उसका टुकड़ा है। बोला अच्छा ठीक है। और आदर्श क्वेश्चन का आंसर तो सही दिया था, सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ लगता है, वीज़ा नहीं आया, तो उस बार मैं नहीं जा पाया उसमें। होप फॉर द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट
2-4 महीना बाद फिर दूसरा एक इंटरव्यू हुआ तो उसके सिलेक्शन हुआ और मैं जाकर वो भी टरबाइन का था, स्टीम टरबाइन का शट डाउन करके आया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाता है, घबराना नहीं है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना है बस। हमेशा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेगा ऐसा नहीं है, सिंपल भी होता है, ज़्यादातर समय सिंपल क्वेश्चन ही बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ एक नया वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, बी सेफ, बी हेल्दी, कोविड से बचे रहिए, पूरा प्रिकॉशन लेके रहिए। थैंक यू वेरी मच।